वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर निशो अकेडमी। आज हम क्लास 11th की फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलो हम शुरू करते हैं। ओके, नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी, तो हम इसे बात करते हैं, सिंपल से वे में डिस्कस करते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी। एक बार जो मैं हाइलाइटर ले लूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें क्यों पड़ी। देखो, किसी भी सोसाइटी के अंदर ना, अगर आपको पीस स्टेबलाइज करना है और अगर सोसाइटी के लोगों को एक साथ लेके आना है, उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी बुक का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना पड़ेगा जिससे सोसाइटी को रन किया जा सके। और सोसाइटी को रन करने के लिए वो जो रूल बुक थी उसका नाम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज भी एग्जिस्टेंस में है। 70 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। क्या होता है, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोसाइटी के अंदर इन्वायरमेंट, लोगों के बीच में कोऑपरेशन को इंक्रीज करना, इन सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान देती है। अगर सोसाइटी के अंदर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होगा, पीसफुल नहीं होगा, सोसाइटी के अंदर कोऑपरेशन नहीं होगा, तो लोग आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के लॉज को कर्व करेंगे। अगर वो एक दूसरे के लॉज को ख़त्म करेंगे तो अपनी लाइफ को ढंग से वो कभी जी पाएंगे ही नहीं। और अगर वो अपनी लाइफ को ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा अनरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और ये ग्रेट नीड पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेसिक रूल्स के बारे में बताता है, रेगुलेशंस के बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कौन हम पे गवर्न करेगा और किस तरह से गवर्न करेगा। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हमारे 3 ऑर्गन्स है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है, एक लेजिस्लेचर है। तो जो लेजिस्लेचर है, जिसे विधानमंडल कहते हैं, उसका काम क्या होता है, लॉ बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है अगर लॉ में कुछ गलत है तो लॉ को ठीक किया जाए जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक काफ़ी वेल बैलेंस है, जिनमें ऐसी चीज़ों को ढंग से डिफाइन किया गया है। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स लगाता है पावर की गवर्नमेंट के ऊपर। ऐसा थोड़ा ना कि गवर्नमेंट किसी को भी उठा के कहीं भी डिपोर्ट कर दे, किसी भी जगह पे भेज दे, या किसी को भी बिना किसी वजह के अरेस्ट कर ले, डिटेन कर ले, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। देखो, गवर्नमेंट के पास क्या है, सम सर्टेन पावर्स तो हैं, बट अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। अगर किसी गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर जाएगी तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, डिक्टेटर हो जाएगी, तानाशाह हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट डिक्टेटर तानाशाह हो जाएगी तो क्या करेगी, वो तो आम जनता के सारे राइट्स को ख़त्म कर देगी। तो सीधी सी बात है, हमें ऐसी सरकार चाहिए ही क्यों, फिर नहीं चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमें किस तरह की चीज़ों को कैसे करना है, ठीक है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ग्रांट करता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को देता है कुछ सेवरल राइट्स देता है। जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 6 से 2017 में 7 हो गए। कैसे फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे फ्रीडम का, थॉट का, स्पीच का। देखो, आप लोग एब्सोल्युटली फ्री हो, लिबरल हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, बट रूल्स के अंदर रह के करना है जो भी करना है। थॉट, आप किसी भी तरह की चीज़ों को सोच सकते हो। स्पीच, आप किसी भी तरह का भाषण दे सकते हो, बट वो भाषण उकसाऊ नहीं होना चाहिए। यानी आप ऐसा भाषण ना दो कि आप किसी को प्रोवोक कर दो लड़ने के लिए, ठीक है, किसी को गलत बोलो, आपको ऐसा नहीं करना। हमें फ्रीडम मिला हुआ है, इसके लिए रिलीजियस फ्रीडम है, हम कैसे भी ट्रस्ट को ओपन कर सकते हैं। जैसे हिंदूज जो होते हैं वो अपने टेम्पल्स को ओपन करते हैं ना, मोहम्मडन्स भी ओपन करते हैं अपने मॉस्क को। तो सबों को ये सारी तरह की लिबर्टीज मिली हुई है। फ्रीडम ऑफ असेंबली है कि हम जहाँ पे चाहे खड़े हो सकते हैं, किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमें बगैर किसी वजह के अरेस्ट कर लेगी, ऐसा नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो गवर्निंग करते हैं। देखो, सीधी सी बात है, देखो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जो चाहे वो करो, ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स का गलत यूज़ कर रहे हो, तो गवर्नमेंट वो राइट्स आपसे छीन सकती है। केवल जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, आर्टिकल 21, उसको छोड़कर आपसे बाकी अधिकार गवर्नमेंट चाहे तो छीन सकती है, सस्पेंड कर सकती है, ठीक है। ओके, हाँ, एक बात ऐसी याद रखनी है कि गवर्नमेंट कभी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिस लॉ से वो किसी व्यक्ति की जीवन को ही छीन ले, ठीक है। अच्छा, और ऐसा कोई लॉ नहीं होगा इंडिया के अंदर जो किसी इंडिविजुअल्स को या किसी कम्युनिटी को वाटर ऑफ वेल, यानी कुएं से पानी खींचने से मना करे, या किसी पब्लिक प्लेस को एक्सेस करने से मना करे। आप किसी पार्क में, किसी गवर्नमेंट स्कूल में, या इवन आपको पता है कोई होटल हो ना, तो आप वहाँ पे भी जाके वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, पानी पी सकते हो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न लिखे गए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वी कहता है वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है।
अच्छा, अब क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली क्या करता है, किस तरह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के हमारे पास एम्बिशंस रखे गए हैं, एस्पिरेशंस रखे गए हैं। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बात करता है बेसिक नीड्स की, ठीक है। बेसिक नीड्स कैसे, जैसे क्लॉथ, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। आप आज के समय देख सकते हो सोशल मीडिया, ठीक है। तो सिंपल से वे में ऐसी चीज़ें जो हमारे लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत वैल्यूएबल हो, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट, देखो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। बट क्या वास्तव में वो जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा है उन्हें ढंग की जॉब्स मिली हुई है? नहीं, मैक्सिमम लोग डेली वेजेस वर्कर हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम बनता है कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ स्कीम्स लेके आए, जैसे आपने मनरेगा सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रोजगार एक्ट करके, जिसके अंदर 100 डेज का क्या मिलता है, जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं उन्हें जो होता है रोजगार मिलता है 100 डेज का, है ना। ओके, उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद हमारे पे यहाँ पे रेशियल रिलीजियस ग्राउंड पे क्या है, हमारे यहाँ पे ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो मतलब लोअर कास्ट के होते हैं उन्हें टेम्पल्स में जाने नहीं दिया जाता। जैसे आपने पहले की प्रैक्टिसेस देखी होगी, जो वीमेंस होती थी लोअर कास्ट की, तो वो अपने अपर बॉडी के पार्ट पे कपड़े नहीं पहन सकती थी, वो क्लॉथ नहीं पहन सकती थी, क्योंकि उन्हें माना जाता था कि वो लोअर कास्ट की। और रियलिटी ये थी कि उस समय क्लॉथ्स इतने नहीं होते थे। तो ये अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस बनाए थे अपर कास्ट वालों ने। अपर कास्ट क्या मानते थे कि लोअर कास्ट वाले टेम्पल्स में नहीं आ सकते। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन डाले गए जिससे हम क्या कर सके, जो अपार्थेड है, जो रेसिज्म है, उसे रोक सके, काले गोरे का भेद खत्म कर सके। हालांकि वास्तव में ऐसा आज भी खत्म नहीं हुआ। इसे मैं प्रूव करता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल को देके। आप लोगों ने कभी ट्रक के पीछे या गाड़ियों के पीछे देखा होगा, क्या लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। कभी कहीं गोरा नहीं लिखा होता है। इसका मतलब काला खराब होता है। इसको छोड़कर जब शादियों के कार्ड होते हैं या जब भी लड़की देखने आते हैं तो वो पहले पूछते हैं, अच्छा लड़की कैसी है, गोरी है या काली है। तो हमारे यहाँ अभी भी क्या होता है, काले रंग को गलत माना जाता है। हमारे गाने देख लो ना, गाने कैसे होते हैं, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, है ना। काला रंग कभी नहीं बोलेंगे, हाँ ये जरूर बोलेंगे काले कौए। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे आज भी रैशनलिज्म होता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है कलर को लेके, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशंस गलत है ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि क्या है, हर व्यक्ति जो भी है उसकी अपनी एक डिग्निटी है, अपनी एक मर्यादा है। उसकी डिग्निटी को कोई हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हम थर्ड बात कर लेते हैं। थर्ड क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या डिफाइन करता है। सबसे पहले वो बोलता है कि जो हमारा नेशन है वो इंटीग्रिटी के साथ वर्क करता है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, अखंडता का मतलब कि जो नेशन है ना, आप उसके टुकड़े नहीं कर सकते, आप उसके पीसेस नहीं कर सकते ऑन द बेसिस की डिफरेंट स्टेट है तो हर स्टेट अलग कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करे, हर स्टेट बोले हमें तो अलग फ्लैग बनाना है जी, हमें तो अलग से रूल्स बनाने हैं अपने। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हर स्टेट के रूल्स अलग होंगे, हर स्टेट का वर्किंग फंक्शन अलग होगा, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी ना। तो कभी भी स्टेट्स ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसको छोड़कर गवर्नमेंट का ये रोल बनता है कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे जो भी सिटीजन्स हैं उन्हें इनफ प्रायोरिटी दे ताकि वो अपनी चीज़ों को अपने आप ही पूरा कर सके अच्छे से। अच्छा, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करता है सिटीजन्स के लिए, उनको उनके राइट्स देता है, उनकी आइडेंटिटीज़ देता है ना। अब ऐसा थोड़ा है कि आप हरियाणा में घूम रहे हो और आपको कोई पुलिस वाला आता है, आके उठा लेता है, कहता है आप तो दिल्ली से आए हो, हरियाणा क्यों घूम रहे हो। ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि हमारे पे सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका का कॉन्सेप्ट नहीं है ड्यूअल सिटीजनशिप कि आप कैलिफोर्निया, अलास्का या लॉस वेगस जाओगे तो अलग अलग सिटीजनशिप लोगे, तो ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है कि हर स्टेट्स की अलग है और सेंटर की अलग है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इंडिया के अंदर ऐसे प्रोविजंस बहुत ईजिली देखे जा सकते हैं जिससे सबों के अंदर यूनिफिकेशन दिया जाता है, यानी हम सबके सब समान है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे अमेरिका का एग्जांपल दे रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन इन्फॉर्म्स दैट द राइट आइडेंटिटीज एंड द स्टेटस ऑफ अ सिटीजन्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट प्रोवाइड्स फॉर अ ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है। तो अमेरिका दोहरी नागरिकता देता है एंड सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री, एंड ऑन द अदर हैंड द सिटीजनशिप ऑफ अ इंडिया इज नॉट लिमिटेड टू द एनी पर्टिकुलर रेस और रिलीजन। तो भारत में ना तो धर्म के आधार पे ना ही जाति के आधार पे किसी को भी कोई भी राइट दिया जाता है, ठीक है। ऑल आर दी सेम, सबके सब सेम है। द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज इक्वली रिजर्व टू ऑल सिटीजन, सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, एंड एज अ सिटीजन हैविंग द राइट टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या है कि जो आइडियल्स हैं हमारे यहाँ, जैसे हर किसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दे रखा है। दोज हु आर द 18 years old दे कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, दे कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो जितने भी 18 years old है ना, सबके सब अपने रिप्रेजेंटेटिव नेताओं को चुन सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वो 21 years old हैं तो वो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, 25 year old है तो एमएलए का इलेक्शन लड़ सकते हैं।
तो अच्छे अच्छे प्रोविजंस है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जैसा अमेरिका में है कि अमेरिका में केवल वही पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है जो वहाँ पे बोर्न होता है, जिसने वहाँ पे बर्थ ली हो, यानी वहाँ पे नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है, वहाँ पे बाय बर्थ का प्रोसेस है। बट इंडिया में क्या है, बाय बर्थ भी है और बाय सिटीजनशिप भी है। यानी आप अगर नागरिकता ले लेते हो, पिछले 10 साल से भारत में रह रहे हो, तो आप भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन भी लड़ सकते हो, फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ स्टेट भी बन सकते हो। ठीक है, तो जो बचे हुए टॉपिक्स है ना, उसे हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन for more upcoming updates, and you can also follow us on our Instagram. Thanking you for watching our video.